गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। चैप्टर पढ़ा, कल का लेक्चर रिवाइज किया। बेसिक कॉन्सेप्ट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का अगर क्लियर हो गया है तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नोट्स मैंने सेंड किए थे, जनरल प्रोसेस भी उसमें मैंने लिख दी है और एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया था। क्लियर हो गया वो एग्जांपल? दीन बंधु, कल तुमको दिक्कत हो रही थी, एग्जांपल क्लियर हुआ, समझ में आया? आगे बढ़े अब। आज चलिए, समझ में आ गया, गुड। वही बेसिक वही था। अगर वो चीज समझ में आ गया है, M1, V1, M2, V2 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, बस खेल खत्म है। फिर अब पूरा जो है इसमें बस अलग अलग मेथड्स हैं, वो बस दिमाग में डालने हम लोगों को। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो क्लियर नहीं होगा। अब सब चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। अब यही चीज एक मेन समझने में दिक्कत लगती है। ये सब हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि कंपोनेंट समझ लिए थे। टाइट्रेंट किसे कहते हैं, एनालाइट किसे कहते हैं, इंडिकेटर अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। ब्योरेट, इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड पॉइंट, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, आज अपना टॉपिक स्टार्ट होगा प्राइमरी टाइट्रेंट एंड सेकेंडरी टाइट्रेंट। टाइट्रेंट वर्ड क्लियर है? टाइट्रेंट का मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी हेल्प से हम लोग अननोन वॉल्यूम में कितना कंसंट्रेशन है किसी सब्सटेंस का वो पता लगाते हैं। अब ये हमारे पास ना दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। इसको थोड़ा सा बेसिक बता दूं क्या है इसकी कहानी, ताकि समझने में आसान रहेगा। देखो, जो प्राइमरी टाइट्रेंट होते हैं ये ऐसा समझ लो कि एकदम हाई क्वालिटी के प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? अच्छी क्वालिटी होती है इनकी, प्योर फॉर्म में होते हैं। अब जब प्योर फॉर्म में होते हैं तो अगर हमने 5 ग्राम लिया है तो मतलब वो 5 ही ग्राम उसके अंदर उसकी वैल्यू होगी, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, जल्दी किसी से रिएक्ट वगैरह नहीं करते हैं, तो इनकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, जितना हम ग्राम में ले लेते हैं, ठीक है, वो उतना ही उसकी मतलब उसके अंदर उतने ही उसकी कंसंट्रेशन होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे कि चीनी है, ठीक है ना। अब चीनी अगर हमने 180 ग्राम ले ली है, कल का एग्जांपल अगर आपको याद हो, उदाहरण के लिए है C6H12O6, तो 180 ग्राम ले लिए, मतलब कि ये हमारे पास जब क्या बनेगा, जो M की वैल्यू आएगी, जो M की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन गिवन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि 180 ग्राम लिया है तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। वॉल्यूम लीटर में 1 होगा, 1 लीटर के लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। मतलब कि हमको जो कंसंट्रेशन है टाइट्रेंट का वो एग्जैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये उदाहरण के लिए है अभी प्राइमरी टाइट्रेंट, इसीलिए थोड़े से कॉस्टली भी होते हैं ये। ठीक है, क्या होते हैं? कॉस्टली होते हैं। ठीक है, अब देखो बात करूं मैं सेकेंडरी टाइट्रेंट की। अब सेकेंडरी टाइट्रेंट क्या होते हैं? कई बार बहुत सारी जगहों पे हम प्राइमरी टाइट्रेंट को कई कारणों से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा सेकेंडरी टाइट्रेंट का आता है, ये एक तो सस्ते होते हैं, ठीक है, इजीली अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा जो हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, बार बार अच्छी क्वालिटी का टाइट्रेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा ये क्या है कि प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? इम्प्योर होते हैं, थोड़ी सी मिलावट होगी इसके अंदर, या रखे हुए हैं तो पता चला पानी एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं।
तो हमको जब भी सेकेंडरी टाइट्रेंट को एज अ स्टैंडर्ड यूज करना पड़ता है तो हम लोग कहते हैं कि सेकेंडरी टाइट्रेंट को एक टर्म आता है कि भाई पहले क्या कर लो, स्टैंडर्डाइज कर लो। क्या कर लो? स्टैंडर्डाइज कर लो। फॉर एग्जाम्पल इस स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है वो समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी चीनी है 180 ग्राम में 180 ग्राम हो गई। अब थोड़ी देर के लिए चलते हैं, हम लोग क्या ले लेते हैं, नमक को समझते हैं कि नमक हमारा एक सेकेंडरी टाइट्रेंट है। समझने के लिए, ये टाइट्रेंट है नहीं, समझने के लिए, क्योंकि इससे आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब मैं बात करूं सेकेंडरी टाइट्रेंट अगर नमक की, नमक क्या होता है, NaCl होता है। सोडियम का वेट कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8 और 3 2 5। तो इसका वेट कितना आ गया, 1 मोल का 58.5 ग्राम। बट हमको पता है जैसे मान लो बरसात वगैरह होती है तो नमक पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इमेजिन करो कि आपने नमक की डिब्बी में से कितना नमक तौला, 58.5 ग्राम। अब मेरे को बताओ क्या ये 58.5 ग्राम 1 मोल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस 58.5 ग्राम में बहुत सारा पानी का मॉलिक्यूल भी मौजूद होगा, पानी चिपका हुआ उसके साथ। तो ये हमको इसकी जो मोलैरिटी मिलेगी वो प्योर मतलब एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। यानी कि एग्जैक्ट 58.5 ग्राम जब हम तौलेंगे तो उसमें एग्जैक्ट हमारा नमक 58.5 ग्राम नहीं आएगा, मतलब NaCl मिलकर के उसमें कुछ पानी के भी कण आएंगे, यानी कि वो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी। बट हम लोग क्या कह रहे हैं कि इसको स्टैंडर्डाइज कर लो। क्या कर लो? स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब, अब स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है, हम एक तरीका ढूंढेंगे, तरीका वही टाइट्रेशन वाला ही होता है, अभी देखेंगे कैसे। हम क्या करेंगे, 1 मोल में 58.5 ग्राम को लेकर के इसको फ्लास्क में डाल करके स्टैंडर्डाइज करेंगे, मतलब टाइट्रेट करेंगे प्रॉपर। और ये पता लगा लेंगे कि अगर हम 58.5 ग्राम नमक तौलते हैं तो उसके अंदर एक्चुअल में NaCl कितना है। ठीक है, मान लो हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया और हमको पता चलता है कि भाई 58.5 ग्राम जब तुम तौल रहे हो तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 55 ग्राम ही आ रहा है, बाकी 3 ग्राम कम है, वो पानी के मॉलिक्यूल्स चले जा रहे हैं। तो अब हमको पता है या तो हम थोड़ा सा ज्यादा 3 ग्राम एक्स्ट्रा तौल लेंगे इसको, या फिर 55 ग्राम के हिसाब से उसकी मोलैरिटी डिसाइड करके अपना आगे कैलकुलेशन करेंगे, मतलब इसके हिसाब से अपनी कैलकुलेशन आगे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमने क्या कर लिया, स्टैंडर्डाइज कर लिया कि भाई अगर हम इतना ग्राम लेते हैं तो उसमें एग्जैक्ट मॉलिक्यूल हैं कितने। ठीक है, तो 58.5 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल थे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 55 ग्राम में कितने होंगे निकाल लेंगे कैलकुलेट करके हम लोग, तो हमको उससे आइडिया लग जाएगा और हम अपना प्रोसेस कर सकते हैं। तो बस यही है, प्राइमरी टाइट्रेंट प्योर फॉर्म में होते हैं, सेकेंडरी टाइट्रेंट होते हैं, इनको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। बाकायदा एग्जाम्पल के साथ यहाँ समझेंगे फिर से। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई कि सेकेंडरी टाइट्रेंट के अंदर कुछ मिलावट होती है जिसकी वजह से उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 1 मोल के बराबर नहीं आती है। ठीक है, तो उसको स्टैंडर्डाइज करके पता लगाते हैं उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइट्रेंट बेस्ड ऑन, इसका जो डिफरेंस है वो उसकी प्योरिटी, स्टेबिलिटी और डायरेक्ट यूज इन टाइट्रेशन। ठीक है, कितना प्योर है, कितना स्टेबल है, और हम उसको टाइट्रेशन में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके आधार पे करते हैं। चलिए, प्राइमरी टाइट्रेंट यानी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड, ये क्या होता है? प्राइमरी टाइट्रेंट इज हाईली प्योर, बहुत प्योर होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल मतलब जल्दी हवा पानी से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। दैट कैन बी डायरेक्टली यूज, इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सोल्यूशन, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में मिल रहा है। तो डायरेक्टली हमने अगर इतने ग्राम तौला है तो उतने ही ग्राम के हिसाब से इसके अंदर मोल्स हमको मिल जाएंगे। ठीक है, विदाउट रिक्वायरिंग फर्दर स्टैंडर्डाइजेशन, इसको स्टैंडर्डाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस सब्सटेंस है वेल डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन, इनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वेल डिफाइंड होता है, क्लियर कट पता होता है कि यहाँ इतना ही होगा। जैसे कि मान लो अभी इसका फॉर्मूला देखें अगर गौर से, जिसने पानी सोख लिया था तो उसका फॉर्मूला एक्चुअल में क्या बन जाएगा, NaCl डॉट
H2O। अब कितने H2O हमें नहीं पता, तो हम यहां पे लिख देंगे NaCl डॉट X H2O, यानी कि H2O के X मॉलिक्यूल हमें पता ही नहीं कितने हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला डिफाइंड है, एग्जैक्ट है। तो वो यहां पे यही कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास ये होगा इसका वेल डिफाइंड केमिकल फॉर्मूला होगा और जो इसका मोलर मास होगा कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड। यहां पर हम इसका मोलर मास एग्जैक्टली पता लगा लिया 180 ग्राम है, बट यहां पर पता नहीं लगा सकते क्योंकि वाटर के कितने मॉलिक्यूल है हमको नहीं पता। हमको इसको स्टैंडर्डाइज ही करना पड़ेगा एग्जैक्ट वैल्यू पता लगाने के लिए। क्लियर? अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें। प्राइमरी और सेकेंडरी टाइट्रेंट के ऊपर बच्चों क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से समझ लेना इसको। ठीक है, इवन जो आपका एग्जामिनर आएगा वो भी उसके ऊपर वाइवा में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए, जो हिंदी वाले बच्चे हैं मैं उम्मीद करता हूं उनको सारी चीजें अब समझ में आ रही होगी। हिंदी को मैं रीड नहीं करता हूं, ठीक है। और अगर कोई उनको किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम आता है तो वो मुझे जरूर मैसेज करें, ठीक है, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें या कमेंट कर दें, जैसा भी कोई दिक्कत आती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, हाईली प्योर होते हैं, ठीक है, हाई प्योरिटी यूजुअली अबव 99.9% इसकी प्योरिटी रहती है। ओके, तो जो टू मिनिमाइज एरर्स इन कंसंट्रेशन, तो इससे क्या है, जो कंसंट्रेशन में एरर है वो नहीं आता होता। जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का हम तैयार करते हैं उसमें एरर नहीं आते हैं। स्टेबल होते हैं केमिकली, इट शुड बी केमिकली स्टेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन, यानी कि ना तो डिकम्पोज हो ना किसी से रिएक्ट करें, जैसे कि हवा, पानी, CO2 या मॉइस्चर, किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि हाई प्योर, हाईली प्योर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, मतलब पानी को एब्जॉर्ब नहीं करें एटमॉस्फेयर से, जिससे कि उनका मास कंसिस्टेंट रहे, एक समान रहे। नॉन स्टैचोमेट्री, स्टैचोमेट्री मतलब उनका केमिकल फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। इट मस्ट रिएक्ट विद वेल नोन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैचोमेट्रिक रेशियो विद द एनालाइट। इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि मान लो हम HCl को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, रिएक्ट करवा रहे हैं NOH से, तो हमें ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये हमारा एनालाइट है, ये हमारा टाइट्रेंट है। तो हमको जो इसका नॉन स्टैचोमेट्रिक मतलब क्या, कि जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली रिएक्ट करके बनेगा क्या। अब हमको यहाँ पे अच्छे से पता है एग्जैक्टली क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O बनेगा, तो ये वेल नोन हमें अच्छे से पता होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी, सब्सटेंस को सॉल्युबल होना चाहिए पानी के अंदर, ताकि इजीली हम लोग अपना सोल्यूशन तैयार कर सकें, स्टैंडर्ड सोल्यूशन को। देन लार्ज मोलर मास, मोलर मास इसका लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जैसे कि इसका है 180, 280। इससे क्या होता है, दिस हेल्प्स टू मिनिमाइज वेइंग एरर। तो जब हम वेट नापते हैं ना, उससे मान लो थोड़े बहुत 2-4 कण इधर उधर हो भी गए तो उससे बहुत बड़ा एरर नहीं आएगा, ठीक है। दिस हेल्प्स टू मिनिमाइज वेइंग एरर सिंस स्मॉल एरर इन मास मेजरमेंट, छोटा सा अगर मास में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए, ठीक है, तो रिजल्ट इन स्मॉलर एरर इन कंसंट्रेशन फॉर सब्सटेंस विद लार्जर मोलर मास। तो बड़ा मोलर मास है, थोड़ा बहुत उसके मास के कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ भी होती है तो उससे हमारा रिजल्ट जो है फाइनल, वो बहुत ज़्यादा एरर उसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो लार्ज मोलर मास हो तो और अच्छी बात है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एग्जाम्पल, अब आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कौन कौन से प्राइमरी स्टैंडर्ड के अंदर आते हैं। सोडियम कार्बोनेट एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, पोटेशियम हाइड्रोजन इसे थैलेट पढ़ा जाता है। यूज टू स्टैंडर्डाइज स्ट्रॉन्ग बेसिस, NOH वगैरह को स्टैंडर्डाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिल्वर नाइट्रेट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में इस्तेमाल होता है, लाइक टू डिटरमाइन हैलाइड्स, ठीक है, जैसे क्लोराइड वगैरह है। ऑक्सैलिक एसिड, इसका इस्तेमाल हम लोग टू स्टैंडर्डाइज पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन, ये वाला क्वेश्चन किसी एक स्टेट में पूछा गया है, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड वाला। देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको रिडॉक्स टाइट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। सारे टाइट्रेशन बारी बारी से आएंगे, तो फिर जब वापस आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। एग्जाम्पल 1-2 पक्का याद रखिएगा, और ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बता दूं बेटा, ये एग्जाम्पल जो अभी आप लोगों को करवा रहा हूं मैं, ये
वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आप लोग कहोगे सर एग्जाम ठीक है, डी फार्मा में तो आप कोई भी अपने मन से लिख दोगे, लेकिन जो बच्चे, अभी आप लोगों का तो शायद नहीं होगा, जो बच्चे आगे जाके एग्जिट एग्जाम देंगे, जो बच्चे फार्मासिस्ट एग्जाम देंगे, ठीक है ना, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम देंगे, उनके लिए ये नोट्स, ये एग्जाम्पल वरदान साबित होंगे जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे, ठीक है। तो अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जितने एग्जाम्पल्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ और जो चीज़ मैं डिटेलिंग में करवा रहा हूँ, दोनों जगह इंपॉर्टेंट है डी फार्मा में अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक। और प्लस जो बहुत से बच्चे हैं वो डी फार्मा के बाद आगे बी फार्मा वगैरह करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये सारे टॉपिक, उनके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये सारे टॉपिक आपको वहाँ पे काम आएंगे, ठीक है। क्लियर है? चीज़ों को मेरी एक ही सलाह है, हाँ अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं एग्जाम से कुछ टाइम पहले पढ़ते हैं, तो उनके लिए एक अलग बात है। चीज़ों को जितना हो डिटेल में पढ़ो, ठीक है। फिलहाल जितनी डिटेलिंग हो सकती है मैंने कर दी है, उसके बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं पढ़नी जरूरत है, लेकिन हाँ अगर मन है तो कर सकते हो, ना जितना मैंने करवा रहा हूँ बेटा इतना जरूर करो, ये बस मैं इतना कहूँगा, ये आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा कि क्यों ये बात मैं बोल रहा था, जैसे जैसे आपके एग्जाम होते चलेंगे। चलिए, सेकेंडरी टाइट्रेंट। सेकेंडरी टाइट्रेंट इज अ सब्सटेंस हुज कंसंट्रेशन इज नॉट एक्यूरेटली नोन। उसका कंसंट्रेशन एग्जैक्टली जैसे मैंने क्या बताया कि अभी मान लो मैं 58.5 ग्राम नमक लेता वो, लेकिन वो एग्जैक्टली उसके अंदर 58.5 ग्राम नहीं है, क्योंकि कुछ ग्राम उसके अंदर पानी भी है, तो हमें एग्जैक्ट कंसंट्रेशन नहीं पता नोन फ्रॉम डायरेक्ट प्रिपरेशन। अगर हम डायरेक्ट उतना नमक पानी में डाल करके उसका सोल्यूशन बनाते तो उसका कंसंट्रेशन एग्जैक्ट पता नहीं चलता, बट नीड्स टू बी डिटरमाइंड बाय स्टैंडर्डाइजिंग इट अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड। हम सेकेंडरी को प्राइमरी के साथ क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है कहने का, ये समझा देता हूं मैं, बार बार टर्म आ रहा है, अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या कह रहा है, स्टैंडर्डाइजिंग इट अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब समझते हैं, जैसे मान लो उदाहरण के लिए तुम्हारे पास NaOH है और तुम्हें नहीं पता इसके अंदर कुछ मिलावट वगैरह है, ठीक है, तो तुमको एग्जैक्टली नहीं पता इसका कंसंट्रेशन कितना है। तुम्हारे पास एक लीटर का जार है, कितना है, सपोज एक जार है 1 लीटर का, उसके अंदर NaOH भरा हुआ है बोतल के अंदर, और तुम इससे ले करके अपना स्टैंडर्ड सोल्यूशन तैयार करना चाहते हो, बट तुमको नहीं पता कि कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या किया, हमारे पास जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन था, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या है, HCl है। क्या है, HCl है, इसके बारे में हमें सब कुछ पता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, हम यहाँ से 20 ml NaOH लेकर के 20 ml 10 ml जो भी होगा उसको लेकर के पूरा प्रोसेस वही कर देंगे, जार में डाल देंगे, ठीक है। NaOH को किस में डाल दिया, इसमें डाल दिया, साथ साथ में यहाँ पर इंडिकेटर डाल देंगे, पूरा सेटअप वही रहेगा, पूरा सेटअप वही रहता है। ब्यूरेट लेंगे, ठीक है, इस ब्यूरेट में हम लोग क्या भर देंगे, HCl। अब HCl मेरे पास क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड हो गया, ये क्या है, सेकेंडरी हो गया, ठीक है। 2 नॉट सेकेंडरी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग, 2 डिग्री से लिख देता हूं मैं, कंफ्यूजन ना हो। अब सारी प्रोसेस वही रहेगी। अब यहाँ पे हमको पता है ना क्या NaOH है, जैसे ही कितने HCl इसने खर्च कर लिए उसके बाद कलर आ जाएगा, तो हमें इसका वॉल्यूम, इसकी मोलरिटी पता है, इसका जो हमने क्या लिया इसका, यहाँ पर हमें इसका वॉल्यूम पता था, V1 M1 नहीं पता था, हमें इसका M2 पता है, और ये वॉल्यूम कितना खर्च हुआ यहाँ से 20-30 ml वो यहाँ से पता चल जाएगा। अब दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो हमें इसकी क्या पता चल जाएगी, मोलैरिटी पता चल जाएगी NaOH की, कितना कंसंट्रेशन है। उसी के हिसाब से अब हम लोग अपनी आगे कैलकुलेशन कर लेंगे जब इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मतलब प्रोसेस वही है टाइट्रेशन वाली, इसके अंदर कितना है 10 ml या 20 ml में इतने इसका कंसंट्रेशन है, तो 1 लीटर में कितना होगा हम अंदाजा लगा लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो भाई 10 ml के अंदर इसके सपोज 20 मॉलिक्यूल निकले, हमने किया इसका क्या कहते हैं, टाइट्रेशन किया, तो 100 ml में कितने हो जाएंगे, ठीक है। 100 ml में कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, तो 1000 में कितने हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे। तो पूरा हमें आइडिया लग जाएगा पूरा 1000 लीटर में कितना है ये, सॉरी 1000 ml में कितना है। तो इस तरीके से टाइट्रेशन हो जाएगा, टाइट्रेशन से हमें पूरा इसका
एग्जैक्ट कंसंट्रेशन पता चल जाएगा और फिर हम उसके हिसाब से इसको जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो वो काम कर जाएगा। फिलहाल बहुत ज़्यादा डीप आपको उसके अंदर नहीं जाना है एक्सपेरिमेंट के अंदर, लेकिन हाँ अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और ये जो शब्द बार बार आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि स्टैंडर्डाइजिंग इट अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड, यानी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड की हेल्प लेकर के हम इसको स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, यानी कि अब हमको एग्जैक्ट पता है कि इसके 10 ml 20 ml में कितने मॉलिक्यूल्स हैं या कितने मोल्स हैं। ठीक है, तो उम्मीद है सेकेंडरी टाइट्रेंट वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हुआ। कोई भी डाउट हो मेरे को बता दो। सेकेंडरी टाइट्रेंट में नॉट मीट ऑल द स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉर प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्राइमरी स्टैंडर्ड वाले वो सारे ये फॉलो नहीं कर पाता है, दिक्कत होती है, अनस्टेबल होता है, हाइग्रोस्कोपिक भी होता है कई बार, ठीक है, प्योर नहीं होता है, इसी वजह से इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। दे आर यूज्ड व्हेन प्राइमरी टाइट्रेंट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली इन द टाइट्रेशन। तो फिर हम उसे इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? बहुत सारी वजह होती है एक तो सस्ता भी होता है, दूसरा कई बार ऐसी चीजें होती है जहां पे प्राइमरी टाइट्रेंट को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमको इस सेकेंडरी टाइट्रेंट को इस्तेमाल करना पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो इसको स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत पड़ती है। अब ये वर्ड बार बार आएगा तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में बता दिया, ठीक है। तो वही है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड मस्ट बी स्टैंडर्डाइज यूजिंग अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, या प्राइमरी टाइट्रेंट से हम इसको एग्जैक्ट क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। ये लेस प्योर होता है, लेस स्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद यूज फ्रिक्वेंटली इन लैब्स, ये लैब में बहुत अक्सर ही इस्तेमाल होता रहता है। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन यही है, सस्ता होता है, ठीक है। अब लैब में बच्चे काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो इतना सारा टाइट्रेंट अच्छी क्वालिटी का महंगा वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, महंगा वाला थोड़ा सा ले आएंगे और प्रैक्टिकल करने से पहले उस सस्ते वाले को स्टैंडर्डाइज कर लेंगे, तो सस्ता वाला फिर यूज होता रहेगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट सेम आएगा हमारा, ठीक है। तो लैब में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। वाइडर रेंज ऑफ सब्सटेंस, सेकेंडरी जो वो है हमारे पास टाइट्रेंट्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं, उसके बहुत सारे वाइड रेंज मौजूद हैं, लेकिन जो प्राइमरी है वो गिने चुने सिलेक्टेड ही हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एक नहीं कई सारे हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कॉमनली यूज्ड इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज ए सेकेंडरी स्टैंडर्ड, सॉरी एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड, बट क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक है और साथ साथ में CO2 को भी ऑब्जॉर्व कर लेता है हवा से, इट इज स्टैंडर्डाइज यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड लाइक पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। तो इसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। स्टैंडर्डाइज का भी एक एग्जांपल भी नीचे लेके आया हुआ हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम लोग एसिड वाइडली यूज्ड एसिड फॉर टाइट्रेशन बट ऑफन नीड स्टैंडर्डाइजेशन, इसको भी स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये वोलेटाइल होता है, उड़ जाता है, उड़ जाएगा तो जो हमारे पास सोल्यूशन था उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ओके, देन पोटेशियम परमैंगनेट, ये रिडॉक्स टाइट्रेशन में यूज होता है बट नॉट सुटेबल एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह सुटेबल नहीं है क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है, छोड़ दो तो ब्रेक कर जाएगा, अपना जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसको खो देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑक्जेलिक एसिड के साथ क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। ध्यान रखना किसको किसके साथ स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। NaOH को हम लोग पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट से स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, ठीक है। HCl इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग ऑक्जेलिक एसिड की हेल्प से स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, ठीक है। देन EDTA, ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होता है बट इसको भी स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। ओके, अब डिफरेंस आता है कई बार इनके बारे में, तो डिफरेंस आपको केवल फटाफट यही सब बातें बता देनी है भाई। प्योरिटी बता देनी है, ये बहुत ज़्यादा प्योर होता है, ये उतना प्योर नहीं होता है, ठीक है। स्टेबल, ये हाईली स्टेबल होता है, डज नॉट रिएक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, ये उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। देन डायरेक्ट यूज, इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको यूज करने से पहले स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक है, ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। एग्जाम्पल दे दोगे, एग्जाम्पल जो ऊपर हमने पढ़े हैं कोई भी इनका एक एक दो एग्जाम्पल दे दोगे। मोलर मास की बात करें तो जनरली लार्जर होता है, इसका
अप एंड डाउन हो सकता है। ये जनरली क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, इनके जो मास होते हैं, मोलर मास काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। सॉल्युबिलिटी ये हाईली सॉल्युबल होंगे जिससे कि इजीली हमारा सॉल्यूशन बन सके। इसकी सॉल्युबिलिटी डिफर कर सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो डिफरेंस आएगा तो कम से कम 6 पॉइंट आपको प्राइमरी और सेकेंडरी टाइट्रेंट के एज अ डिफरेंस याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन वही है जो मैंने पीछे एक्सप्लेन करी, जो प्रोसेस आपको मैंने नोट्स में लिख के दे दी है टाइट्रेशन की, वही प्रोसेस है। बस इसमें ध्यान रखना है जो फ्लास्क होगा, ठीक है, उसमें चला जाएगा अपना एनालाइट और जो अपना सोल्यूशन है वो ऊपर चला जाएगा। उल्टा भी हो जाता है कई बार, ठीक है ना, जो अपना स्टैंडर्ड सोल्यूशन नीचे आ जाता है और एनालाइट होता है ब्यूरेट में चला जाता है। परेशान नहीं होना उस चीज के लिए, ठीक है ना, तरीका वही रहने वाला है। ओके, स्टैंडर्डाइजिंग अ सेकेंडरी टाइट्रेंट इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग एग्जैक्ट कंसंट्रेशन। वो कहानी बता रहा है कि हमको उसके एग्जैक्ट कंसंट्रेशन पता करना है बाय टाइट्रेटिंग इट। हमें करना क्या है, टाइट्रेट ही करना है अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड। जनरल प्रोसेस येरी स्टेप आओ देखें, प्रिपेयर द प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन, वही थोड़ा वेट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, एक नॉन क्वांटिटी हम ले लेंगे वेइंग बैलेंस से और उसका एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस का, ठीक है, उसको क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल देंगे। यहाँ हमने किस में डाल दिया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। आप अलग से लीटर लेकर के एक लीटर का सोल्यूशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिजॉल्व इन डिस्टिल वाटर या डीआयनाइज्ड वाटर में हम उसको डिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। उसका नॉन वॉल्यूम कितना है, 250 ml है, मान लिया हमने 250 ml में हमने उसे डिजॉल्व कर दिया, ठीक है, स्टैंडर्ड हो गया। सेटअप द टाइट्रेशन एपरेटस, अब पूरा टाइट्रेशन एपरेटस हम लोग सेटअप कर देंगे प्रॉपर। देखो ये सब बातें लिखने वाली होती है कि हमको प्रॉपर धुलना है, जो हमें ब्यूरेट है, पिपेट है या फ्लास्क है, उसको डिस्टिल वाटर से पहले अच्छे से धुल लेना है ताकि उसमें कोई पहले का केमिकल लगा हुआ ना हो, ठीक है। ब्यूरेट को भर देंगे सेकेंडरी टाइट्रेंट से, यहाँ उल्टा लेके चल रहे हैं, यार एग्जांपल इसलिए करवाया ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। ब्यूरेट को हमने सेकेंडरी टाइट्रेंट से ऊपर से भर दिया, हुज कंसंट्रेशन इज टू बी स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक। यूज पिपेट, पिपेट का इस्तेमाल करके हम लोग जो फ्लास्क के अंदर 25 ml अपना स्टैंडर्ड सोल्यूशन डाल देंगे और साथ साथ में उसके अंदर इंडिकेटर डाल देंगे, ठीक है। इसको साइलेंट कर दूंगा जरा मैं। पूरा मतलब कि जो प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गई है तो वही प्रोसेस है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐड एप्रोप्रिएट इंडिकेटर, हमको समझना है कि जो हम स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं वो एसिड बेस है कि रिडॉक्स है, क्या है, उसके हिसाब से अलग अलग इंडिकेटर, जिसको कि मैंने अभी डिस्क्राइब किया हुआ आगे, उसको देखते हैं। वो इंडिकेटर डाल देंगे, जैसे एसिड बेस है तो उसमें फिनोफ्थलीन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है या मिथाइलोलिन इस्तेमाल होता है। रिडॉक्स टाइट्रेशन है तो उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। जिस टाइप का भी टाइट्रेशन होगा उस हिसाब से हम लोग उसके अंदर इंडिकेटर का यूज कर लेंगे, फिर टाइट्रेट कर देंगे धीरे धीरे से, किससे, ब्यूरेट से नीचे गिराएंगे फ्लास्क के अंदर, टाइट्रेट फ्रॉम ब्यूरेट टू द प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन, स्वर्लिंग हिलाते रहेंगे। एज द टाइट्रेट इज एडेड, जैसे जैसे टाइट्रेट उसके अंदर ऐड होगा, मॉनिटर फॉर एंड पॉइंट, एंड पॉइंट चेक करना हमें, कल मैंने बताया था, कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नियर द एंड पॉइंट एट टाइट्रेंट ड्रॉप बाय ड्रॉप, जैसे ही एंड पॉइंट आ जाएगा फिर ड्रॉप ड्रॉप करके गिराना, कोई एकदम से गिरा दो तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। ओके, स्टॉप द टाइट्रेशन व्हेन द एंड पॉइंट इज रीच, जैसे एंड पॉइंट आ जाएगा यानी कि कलर परमानेंटली चेंज हो जाएगा। देखो जब आप शुरुआत में टाइट्रेशन करते हो ना तो थोड़ी सी पानी की धार जैसा खोल देते हो, हिलाते रहते हो हिलाते रहते हो हिलाते रहते हो, जैसे ही पहली बार में कलर आता है एक हल्का सा, आप बंद करके फिर से ड्रॉप ड्रॉप करके गिराते हो, ड्रॉप गिराओगे वहां कलर आएगा, हिलाओगे कलर गायब, गिराओगे ड्रॉप गिरेगा, कलर आएगा, हिला दोगे गायब। फिर एक टाइम वो आएगा कि ड्रॉप गिरेगा और हिलाओगे कलर रह जाएगा, कलर गायब नहीं होता है, ठीक है। बस वही आ गया तुम्हारा एंड पॉइंट, ठीक है। वहां रोक लेना है, कितना जो ब्यूरेट में कितनी रीडिंग है उसे रिकॉर्ड कर लोगे, रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ सेकेंडरी टाइट्रेंट जो ऊपर से गिरा है, और टाइट्रेशन को रिपीट करते हो हम लोग कम से कम। आवाज आ रही है, ओके। वो असल में जो क्या था इसका माइक, उसकी एक की बैटरी चली गई, जो रिसीवर था। ये आवाज क्लियर है, स्टार्ट करें फिर आगे। चलिए, तो
जो बता रहा था यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे, ठीक है ना, कि इसको और यही इतने ही याद करना है कि किसको किससे कौन प्राइमरी स्टैंडर्ड है और कौन सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। अगर NaOH हमारा एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है तो किस प्राइमरी स्टैंडर्ड से हम उसको क्या करेंगे, हम उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, ठीक है। नाउ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो एंड पॉइंट पे आने के बाद अपना क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। और कैसे कलर शो करते हैं ये आपको बताया था मैंने, फिर एक बार बता देता हूं मैं। सिंपल होता है, फ्लास्क में हमारे पास, ठीक है, ऊपर से मान लो हमारे पास टाइट्रेंट आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास एनालाइट और इंडिकेटर दोनों पड़े हुए हैं। तो होता क्या है, शुरुआत में जो टाइट्रेंट आता है वो एनालाइट के साथ मिलता है और जैसे ही टाइट्रेंट इंडिकेटर के साथ मिलता है उसमें केमिकल फॉर्मूले में चेंज आता है रिएक्शन के बाद और वो अपना कलर शो कर देता है। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, क्या बोलते हैं इसे, संकेतक। इंडिकेटर सब्सटेंस यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टू सिग्नल द कंप्लीशन ऑफ टाइट्रेशन, जो टाइट्रेशन के कंप्लीट होने का क्या देगा, सिग्नल देगा, इंडिकेशन देगा। दैट्स इट, यानी कि एंड पॉइंट के बारे में बता देगा। कैसे बताएगा, एक विजिबल कलर चेंज, एक हमको कलर चेंज होता हुआ दिखाई पड़ेगा और हम समझ जाएंगे कि एंड पॉइंट आ गया है, ठीक है। चॉइस ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर कौन सा लेना है वो डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप का टाइट्रेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे मैंने एग्जांपल दिए, बताता हूँ आपको क्या याद करना है। हियर इज द टेबल, जो कॉमनली यूज होने वाले जो इंडिकेटर है उनकी पूरी टेबल दे दी है। अब आपको ये ध्यान रखना है, अभी हम बारी बारी से ये सब पढ़ेंगे भी। तो जैसे एसिड बेस इंडिकेटर है, ये जो रेंज मैंने आपको लिखी है, अभी इस टाइप की रेंज वाले क्वेश्चंस यहाँ तो नहीं देखे हैं लेकिन दूसरे टाइप के जो टेस्ट होते हैं वहां मिल जाते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे मान लो फिनोल्फ्थलीन है, ठीक है ना, तो किस रेंज पे वो कलर चेंज करेगा, ठीक है। एसिडिक में क्या रहता है, कलरलेस रहता है। अब इसको बात को समझो, इसका क्या मतलब है ये आपको समझा देता हूं मैं। कह रहा है एसिडिक है तो कलर कोई कलर नहीं शो करता है। तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, जब वो कर रहे हैं, क्या टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास, समझो बात को, अरे ये क्या है, फ्लास्क है, एसिड में कोई भी क्या है, कलर शो नहीं कर रहा है। तो यहां पर क्या है, मेरे पास एसिड है और जो मैं टाइट्रेशन कर रहा हूं यहां मेरे पास क्या है, बेस है, जो मेरे पास यहां पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, यानी कि जो मेरे पास टाइट्रेंट है। समझते जाना, ये टाइट्रेंट है, एसिड मेरे पास क्या है, एनालाइट है और यहां पे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, फिनोल्फ्थलीन पड़ा हुआ है। अब एसिडिक मीडियम में फिनोल्फ्थलीन कैसा है, कलरलेस है, कोई कलर शो नहीं कर रहा, ठीक है। हम यहां से क्या डाल रहे हैं, बेस, जो हमारा टाइट्रेट नीचे आ रहा है और वो इस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। जैसे ही ये सारा एसिड इस बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये एसिड यहां खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही ये बेस यहां पर आएगा तो ये वाला जो सॉल्यूशन है, समझना बात को, सारा एसिड खत्म हो गया। तो जैसे ही बेसिक टाइट्रेंट नीचे आएगा, अब ये वाला जो मेरे पास सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और जैसे ही कलर चेंज आएगा, बेसिक होगा ये, यानी कि 8.3 से लेकर 10 के बीच में जैसे ही बेसिक हो जाएगा ये कलर क्या दिखा देगा, अपना कलर चेंज दिखा देगा, ठीक है। और वो कलर क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो पीएच के चेंज होते ही उसने अपना कलर शो कर दिया। और पीएच चेंज कब होगा, जब मेरे पास यहाँ सारा एसिड रिएक्ट कर चुका होगा, ऊपर से टाइट्रेंट एक्स्ट्रा गिरेगा आकर के। तो ये चीज आपको समझनी है, जो मैंने यहाँ बताया ना, पीएच की रेंज जो इसमें कलर शो करता है। एसिडिक में कलरलेस है, बेसिक में कैसा है, पिंक है, ठीक है। उसका हम उल्टा भी यूज कर सकते हैं। कैसे, अब आप कहोगे जैसे मान लो यहाँ मैं बेसिक लेता तो ये सोल्यूशन मेरा शुरुआत से ही कैसा होता, गुलाबी होता। जैसे ही एक्स्ट्रा एसिडिक होता ये कलरलेस हो जाता, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप का कर रहे हैं। तो ये वाला चीज भी क्लियर हो गई। तो यहां पे अब आप कहोगे सर याद कौन सा करें, अभी आपको फिलहाल मैं बता दूं, रेंज अभी तक एग्जाम में नहीं पूछी जा रही है, ना ही इवन एमसीक्यू में पूछी गई है, ठीक है। तो आप रेंज वगैरह फिलहाल याद मत कीजिएगा, लेकिन हाँ, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी का सोच रहे हैं, एग्जिट एग्जाम है या फिर फार्मासिस्ट एग्जाम है या कोई और प्रिपरेशन कर रहे हो,
तो आप ये रेंज पक्का याद रखिएगा, कलर भी याद रखिएगा, किस रेंज में क्या कलर दे रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है फिर। ठीक है, तो फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज, इसमें ये 2 याद रखेंगे आप। ओके, कॉमन यूज इन क्लास ये नहीं भी याद रखोगे तब भी चलेगा। एसिड बेस टाइट्रेशन इतना याद रखोगे, एसिड बेस टाइट्रेशन में इनका इस्तेमाल हो रहा है। और एक और याद रख सकते हो, मिथाइल रेड। ठीक है, 3 याद रखोगे। फिनोल्फ्थालीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है। देन इस तरीके से हमारे पास रिडॉक्स आता है। रिडॉक्स के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, कलर चेंज होता है रिड्यूस से जब ऑक्सीडाइज होता है। जब रिड्यूस फॉर्म में होता है, अब ये रिड्यूस और ऑक्सीडाइज अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो प्रोसेस है पूरी। टाइट्रेशन पढ़ेंगे जब हम लोग, कौन सा, रिडॉक्स टाइट्रेशन, वहां बिल्कुल पूरा एक्सप्लेन करूंगा रिड्यूस का मतलब क्या, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है। तो रिड्यूस फॉर्म में कलरलेस रहते हैं, ऑक्सीडाइज फॉर्म में वायलेट हो जाते हैं। किस टाइट्रेशन में इस्तेमाल हो रहा है, पोटेशियम इसके टाइट्रेट में इस्तेमाल हो रहा है, टाइट्रेशन ऑफ Fe2+ में। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल हो रहा है। तो डाइफिनाइलअमीन और मिथाइलिन ब्लू कॉमन है सारे ये। ठीक है, कोई भी 1 या 2 याद कर लोगे। इसी तरह प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, इसमें पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है, फेरिक अमोनियम, फ्लोरसीन, इओसिन, ये सारे पूछ लिए जाते हैं। इसमें पोटेशियम क्रोमेट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। देन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर इरियोक्रोम ब्लैक टी, ये क्वेश्चन पूछा गया है इरियोक्रोम ब्लैक टी के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, याद रखेंगे। तो इसमें इसको याद कर लेंगे। ठीक है, सारे हैं याद करने के लिए। फिर बता रहा हूं मैं, अगर आप आगे का एग्जाम का सोच रहे हैं, ठीक है, किसी फार्मासिस्ट एग्जाम का किसी के बारे में भी, तो मैं बताऊं आपको ये सारे एग्जाम्पल धीरे धीरे आप याद करना स्टार्ट कर दें। एक तो अभी याद कर ही लें, क्योंकि जब भी आप एक्सप्लेन करोगे इंडिकेटर को तो आपको एग्जाम्पल जरूर देना है। और हर एक टाइट्रेशन को बता करके, जैसे मान लो जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, इंडिकेटर के बारे में क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स में, इंडिकेटर क्या होते हैं आपने बता दिया। उसके बाद जो 5-6 टाइप की टाइट्रेशन जो हम सीखेंगे, उस टाइट्रेशन को आपने एक लाइन में एक्सप्लेन किया और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले इंडिकेटर है उसको बता दिया। सबसे बेस्ट तरीका है लिखने का। ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे एग्जाम से पहले, ठीक है ना। तो फिलहाल क्या है, इसमें इसको याद कर लिया। और अगर आप किसी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा याद करिए। फिर एडजॉर्प्शन इंडिकेटर, ये एब्जॉर्ब करते हैं, इनकी प्रोसेस होती है, सीखेंगे बाद में। तो इसमें आप कोई भी 1 या 2 एग्जांपल आप फिलहाल के लिए याद कर लीजिए। देन नॉन एक्वस इंडिकेटर, जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन होते हैं अपने, उसमें क्रिस्टल वायलेट है, थाइमोल ब्लू है, क्रिस्टल वायलेट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये 5-6 हैं, यही जो वही वाले टाइट्रेशन दिए हैं मैंने यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में है, उसी के इंडिकेटर्स के जिक्र किया है मैंने, सबका इंडिकेटर का जिक्र नहीं किया है। सारे याद नहीं करने हैं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारे टाइट्रेशन स्टार्ट होंगे। टाइट्रेशन बहुत टाइप के होते हैं, करीब 14 टाइप के मैंने यहाँ पे आपको बता रखे हैं, जिस टाइप से लिखे हुए हैं ये, बट हमारे सिलेबस में ये 6 टाइप के हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे इनको बारी बारी से। तो ये 6 टाइप के हैं, मान के चलिए कि 6 लेक्चर्स में कवर हो पाएंगे जाकर के, यानी कि 6 क्लासेस लग जाएंगी। डिटेल में करना पड़ेगा एक एक चीज को, क्वेश्चन आता है इनमें से अच्छा खासा। बाद बाकी एग्जाम्पल के लिए है कि बहुत टाइप के होते हैं, ये सब हमने पढ़ना नहीं, सिर्फ बता दिया कि बच्चों को डाउट होता है कि क्या सर 6 टाइप के, 6 टाइप के नहीं है, बहुत टाइप के टाइट्रेशन होते हैं। ठीक है, क्लियर है बातें, ओके। अब इसको पढ़ना, ये बेसिक है टाइट्रेशन की प्रोसेस। में फिर बता दूं, जो बेसिक प्रोसेस हमने सीखी टाइट्रेशन की, है ना, ब्यूरेट में भरना, फ्लास्क में डालना, इंडिकेटर डालना, फिर एंड पॉइंट आता है, वो सब बातें, प्रोसेस एंड कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन करने को नहीं आएगी, लेकिन कैलकुलेशन दिमाग में होगी। अगर ये इतनी चीज अगर आपके दिमाग में होगी तो आगे जो 5-6 टाइट्रेशन हम पढ़ेंगे ना, वो चुटकियों में कवर हो जाएंगे हमारे, क्योंकि सब में प्रोसेस सेम रहने वाली है। ठीक है, इंडिकेटर का प्रोसेस समझ में आएगी आपको, प्रोसेस सेम रहेगी, कैलकुलेशन सेम रहेगी। जो मैकेनिज्म होता है कि अंदर रिएक्शन कैसा हुआ है, वो थोड़ा सा 1 या 2 लाइन का हमें पढ़ना है, समझना है। बाद बाकी प्रोसेस कैलकुलेशन आगे सब में सेम रहने वाली है। ठीक है, क्लियर है बातें, बात क्लियर है, ओके। तो इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ये खत्म हो गया है। 5-6 हमारे जो टाइट्रेशन है उसको देखेंगे और लास्ट में ग्रामेटिक एनालिसिस आएगी। तो 6 या 7 लेक्चर्स में से हम कवर कर देंगे। ठीक है, इसको पढ़ो, रिवाइज करो। नोट्स मैंने अपडेट कर दिए हैं इसके, कल ही अपडेट कर, आज कर दिया, मतलब कल नहीं कर पाया था क्योंकि उसमें एग्जाम्पल ढूंढ रहा था मैं समझाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं कल, गुड नाइट।